हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मैनेजमेंट सब्जेक्ट यूजीसी नेट में, जिसका कोड है 17। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है श्वेता और मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है मैनेजमेंट से, जिसमें कि विथ 99.13 परसेंटाइल से। तो इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के सिलेबस को। मैनेजमेंट के सिलेबस के ऊपर जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं यूडीसी नेट में एग्जाम देने का मैनेजमेंट के अंदर, तो उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। उससे पहले पेपर 1 आता है जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस का वेटेज होता है उसमें। तो इन दोनों पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट के सिलेबस के ऊपर, कि उसके सिलेबस के अंदर कौन कौन से यूनिट्स हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के सिलेबस को डिटेल में। तो यूनिट 1 की बात करें मैनेजमेंट के सिलेबस में, तो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को कवर करना है। उसमें कौन कौन से थ्योरीज आते हैं उनको कवर करना है। अब थ्योरीज के अंदर हमारे 3 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जो कि है न्यू क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। अब हर एक थ्योरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपने वे में डिफाइन किया है कि किस तरीके से मैनेजमेंट में फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, हेनरी फ्योल ने दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को, और उन्होंने एक फंक्शंस बताया है जिसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। उसी तरीके से और भी एक्सपर्ट्स हैं इसमें जो अपने तरीके से फंक्शंस बताए हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि ल्यूथर गिलिक्स हो गए, जिन्होंने बोला कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इस तरीके से और भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने डिफाइन किया है। आगे हम बात करेंगे इसमें कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन के बहुत अपने अपने टाइप्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गए, ग्रुप कम्युनिकेशन हो गए। इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को कवर करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। कुछ टेक्निकल बैरियर्स हमें दिखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक कि अभी ये क्लास चल रहा है और अचानक से ये वीडियो स्टक हो जाए, तो दैट्स हैपन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्निकल बैरियर्स में आएगा, जो कि हम आगे कवर करेंगे किस तरीके से और भी बैरियर्स आते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर्स वगैरह। डिसीजन मेकिंग का बात करेंगे कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स को वो इस्तेमाल करती है डिसीजन लेने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे कि फॉर्मल स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वहीं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी देखी जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। वहीं पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस को कवर करेंगे कि आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए। वहीं पे हम लॉ ऑफ डिमांड को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कौन कौन से उसमें कर्व्स आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसा होता है, सप्लाई कर्व कैसा होता है, कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, उसको डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। वहीं पे हम मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि किस तरीके से हम मार्केट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन देखेंगे, किस तरीके से हम मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज भी आती है, जो कि आगे आने वाले यूनिट्स में कवर की जाएगी। नेशनल इनकम के ऊपर बात करेंगे, उसके कंसेप्ट, टाइप्स एंड मैनेजमेंट को कवर करेंगे, कि किस मेजरमेंट को कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए। इन्फ्लेशन की बात करेंगे। अब इन्फ्लेशन तो सबको पता है, वो एक जनरल राइज होता है प्राइस के अंदर। तो उस इन्फ्लेशन में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लेशन आते हैं उसके अंदर, जो कि हम कवर करेंगे कि किस किस टाइप्स में कितने परसेंटेज हमें देख सकते हैं इन्फ्लेशन। बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर को कवर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को रन करने के लिए जो एथिक्स या नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वहीं पे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करेंगे, कि अगर कोई एंटरप्राइज रन कर रही है एक सोसाइटी के अंदर, तो अगर वो सोसाइटी से कुछ ले रही है तो वो सोसाइटी को इन रिटर्न क्या बेनिफिट्स दे सकती है जहां वो ऑपरेट कर रही है। वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है अपने वैल्यूज के ऊपर, अपने नॉर्म्स के ऊपर। तो किस तरीके से वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में। दूसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एम्प्लॉयज रन करते हैं, किस तरीके से एम्प्लॉयज
काम को करते हैं, क्या बिहेवियर होता है, क्या कल्चर या एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वहीं हम इंडिविजुअल बिहेवियर भी बात करेंगे। इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब है कि एक एम्प्लॉय का बिहेवियर किस तरीके से डिफरेंट हो सकता है दूसरे एम्प्लॉय के पास, दूसरे एम्प्लॉय के कंपैरिजन में, जैसे कि उसका पर्सनालिटी परसेप्शन में वैरी टू द अनदर एम्प्लॉय। तो वो हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर एक एम्प्लॉय एक जैसा हो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने कल्चर और अपने अपने डिफरेंट परसेप्शंस के साथ आता है, बट वो काम एक इकट्ठे ग्रुप में करते हैं। ग्रुप बिहेवियर उसी को बोलते हैं जहां पे हम बात करेंगे कि टीम बिल्डिंग किस तरीके से होते हैं, क्या क्या स्टेप्स है टीम बिल्डिंग्स को फॉर्म करने में। और टीम बिल्डिंग्स ब्रूस टकमैन ने दिया है, उन्होंने बताया है कि इसमें कुछ स्टेप्स है, जैसे कि फॉर्मिंग हो गया, स्टॉर्मिंग हो गया, नॉर्मिंग हो गया, और भी कुछ स्टेप्स है जो हम डिटेल में कवर करेंगे कि टीम बिल्डिंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। अब ट्रांजेक्शनल एनालिसिस आपका क्या हो गया कि जैसे ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, क्या क्या ईगो स्टेट्स हम पढ़ सकते हैं ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के, जिसमें कि एक बहुत फेमस जोहारी विंडो का हमने ट्रांजेक्शनल एनालिसिस पढ़ा है कि उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट को कवर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का कल्चर या क्लाइमेट होता है, किस तरीके के कल्चर या क्लाइमेट के अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी वही है जो मैंने अभी ऊपर बताया कि हर एक एम्प्लॉयज वो डिफरेंट अपने कल्चर और परसेप्शंस के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं। might they will not be equal or might they will not be with the same perception they are coming to our organization। तो हम उन सारी चीजों को कैरी करते हुए चलते हैं, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हर एक एम्प्लॉयज को लेकर चलती है। वहीं पे हम बात करेंगे इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, हो सकता है कि उन्हें कभी स्ट्रेस हुआ, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उन्हें हेल्प आउट कर रही है उस स्ट्रेस मैनेजमेंट में। क्योंकि स्ट्रेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस भी हो सकता है, नेगेटिव स्ट्रेस भी हो सकता है। पॉजिटिव स्ट्रेस इज समहाउ गुड फॉर अस बट नेगेटिव स्ट्रेस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अस। तो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर सकती है अपने एम्प्लॉयज को स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग की बात करेंगे। अब हम ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन उनको एक तरीके से देख रही है, क्या फेयरनेस और वहां पे इक्वालिटी है। वो जस्टिस बात करती है कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस बताती है कि क्या वहां पे हर एक एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीट किया जा रहा है। विसल ब्लोइंग बताता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल है कंपनी में जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इनएप्रोप्रिएट हैपनिंग्स अगर हो रही है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए अपने सीनियर अथॉरिटी को। तो ये इंचार्ज एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ही दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि रिपोर्ट करेगी कोई भी मिस हैपनिंग्स हो रही है वो सीनियर अथॉरिटी को, जो कि लीगल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किस तरीके से हम ह्यूमन को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस तरीके से ह्यूमन फैक्टर का यूज करके एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स ले सकती है। उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके अपने अप्रोचेस हैं और थ्योरीज भी हैं इनके अंदर। वही हम बात करें जॉब एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट की। जॉब एनालिसिस मींस कि जो भी जॉब अभी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अंदर। जॉब इवैल्यूएशन मींस कि किस तरीके से हम एक जॉब को दूसरे जॉब से इवैल्यूएट कर सकते हैं, किस तरीके से उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पोजीशन से वैरी कर सकते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट को डिटेल में कवर करेंगे इसमें, और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को भी कवर करेंगे, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिक्रूटमेंट हो गया आपका, स्टाफिंग, देन सिलेक्शंस हो गया, इंडक्शन हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारे ह्यूमन रिसोर्स का ही पार्ट है। तो इसको भी हम डिटेल में इसमें देखेंगे। यूनिट 3 की बात करें तो हम उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजिक रोल्स की बात करेंगे, किस तरीके से स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। इसमें एक हेंसबर्ग है, उन्होंने दिया है 3 अप्रोचेस स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए। वो 3 अप्रोचेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या 3 अप्रोचेस है जो ऑर्गेनाइजेशन में हमें हेल्प आउट कर सकती है।
उसके अलावा हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग पे बात करेंगे। कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज समहाउ रिलेटेड टू योर स्किल्स, सो इट्स ऑल अबाउट स्किल एनहांसमेंट, योर एबिलिटीज एंड योर enhancement is your abilities. It will enhance your skills, abilities in an organization. So competency mapping के हम टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन कौन से टेक्निक्स है competency mapping में। बैलेंस स्कोर कार्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग टाइम इस एग्जाम में इससे एक क्वेश्चंस देखा गया बैलेंस स्कोर कार्ड से, जिसमें कि 4 पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किया गया है और वो किस तरीके से 4 पर्सपेक्टिव हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हम देखेंगे। करियर प्लानिंग देखेंगे, किस तरीके से एक एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो किस तरीके से करियर प्लान करता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उसको हेल्प करती है उसके करियर प्लानिंग में, और क्या ग्रोथ एंड बेनिफिट्स उसको आगे फ्यूचर के लिए दिख सकता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करने का काम ऑर्गेनाइजेशन का है, उसको इवेल्युएट करने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन का है। तो वही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं कि एक एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है, क्या उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या वो अभी उस फ्लो में नहीं चल रहा है, क्या हमें उसे रुक के ट्रेनिंग देना चाहिए या फिर उसे अप्रेजल देना चाहिए, was he was working well good or should we will provide training to him or her। तो यहाँ पे यही बात होता है कि यहाँ पे अप्रेजल देखा जाता है कि अगर एक एम्प्लॉय है वो सही ढंग से काम कर रहा है तो उसे किस टाइप का अप्रेजल देना चाहिए। अब अप्रेजल्स में भी आपका ट्रेडिशनल टेक्निक्स होता था और मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स भी होते हैं। तो हम इन दोनों मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रेडिशनल मेथड्स रह चुके हैं और क्या मॉडर्न मेथड्स आए हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे और ओडी इंटरवेंशंस की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, क्या मेथड्स एंड टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, ये सारा हमें ओडी इंटरवेंशंस बताएगा कि कौन कौन से टेक्निक्स यूटिलाइज करके हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली रन कर सकते हैं आगे के लिए। टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से ह्यूमंस को हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनके स्किल एनहांसमेंट में उनको हेल्प कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे एम्प्लॉयज को कोऑर्डिनेट करके लेकर चलेंगे। एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बताता है अगर कोई एम्प्लॉयज अपने ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है तो वो किस तरीके से पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जबकि जो डिसएंगेज्ड एम्प्लॉय का कंसेप्ट है इसमें वो ये बताता है कि अगर कोई एम्प्लॉय खुश नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, हो सकता है वो टर्नओवर रेट्स बढ़ जाए वहां ऑर्गेनाइजेशन के। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कवर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं मैनेजमेंट वर्कर्स के बीच में और किस तरीके से हम इस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोचेस होते हैं रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि यूटिलिटी अप्रोच हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, वहीं पे प्लूरलिस्टिक अप्रोच पढ़ा है। तो इस तरीके के अप्रोच बहुत सारे हैं जो हम डिटेल में इसमें देखेंगे कौन कौन से अप्रोचेस हमें पढ़ने हैं इसमें। उसके अलावा हम ग्रीवियांस मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रीवियांस इज एसोसिएटेड विद द टर्म कंप्लेंट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज हैं, अब हो सकता है कि उन्हें कभी कंप्लेन हो इस चीज को लेकर या उस चीज को लेकर, तो वो ग्रीवियांस अपना पुटअप करते हैं हायर ऑथोरिटीज को। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवियांस बॉक्सेस होते हैं जिसमें वो अपना कंप्लेंट्स डालते हैं विदाउट रिवीलिंग देयर नेम। तो इस तरीके से हम ग्रीवियांस को मैनेज कर सकते हैं हर एक एम्प्लॉयज के बारे में जानकर। लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जहां पे हम लेबर के वेलफेयर और बेनिफिट्स की बात करेंगे, किस तरीके से अगर हम वर्कर्स से काम ले रहे हैं तो किस तरीके से उन्हें भी हम उस हिसाब का बेनिफिट्स दे सके अपने ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि वर्कर्स भी प्रोडक्टिव रह सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और मोटिवेटेड रह सके। वहीं हम बात करेंगे ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ट्रेड यूनियंस जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इकट्ठे एक यूनियन फॉर्म करते हैं जिसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिया जाता है ट्रेड यूनियंस का, और वो इकट्ठे एक साथ होकर मैनेजमेंट के पास जाते हैं और इस तरीके से किस तरीके से उनका रिलेशन फॉर्म हो रहा है मैनेजमेंट के साथ, ये सारी चीजें भी देखेंगे। क्यों ट्रेड यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उनका क्या रिलेशन रहता है मैनेजमेंट के साथ। वहीं पे हम बात करें कलेक्टिव बार्गेनिंग की,
collective bargaining is somehow related to resolve the disputes between management and workers. क्या different types of collective bargaining है जिसके थ्रू हम disputes को resolve कर सकते हैं एक organization के अंदर, ये सारी चीजें इसमें cover होंगी। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका क्या हो गया? अब ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमंस को सिर्फ हम नेशनली मैनेज कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस को मैनेज करना। तो ये यही चीज बता रही है कि जो हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्या एक चैलेंजेस जो है हम फेस कर सकते हैं और किस तरीके से वो चैलेंजेस को ओवरकम करके हम एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ग्रीन एचआरएम, अब सब कुछ एक इकोलॉजिकली देखा जाए तो सब कुछ एक ऑर्गेनिक फॉर्म में जाना चाह रहा है, सब कुछ चाह रहा है कि वेस्टेजेस कम हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन चाह रहे हैं उनके वेस्टेजेस कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम एक सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं और हम वहां पे वेस्टेज कर रहे हैं तो बीइंग एन सिटीजन्स ऑफ दैट्स नॉट गुड। तो हम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, हम किसी सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें इस बारे में भी सोचना होगा कि हम उस सोसाइटी को कैसे बेनिफिट दें। तो ग्रीन एचआरएम हमें वही चीज बताता है कि किस तरीके से हम वेस्टेजेस को कम करके भी अपने प्रोडक्टिव एनहांसमेंट पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब पहले होता था कि रिक्रूटमेंट्स वगैरह हो रहे, पेपर वर्क इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होते थे, बट अब क्यों ऑर्गेनाइजेशन इस चीज पे फोकस करिए कि किस तरीके से हम पेपर वेस्टेजेस को कम कर सके। नेक्स्ट आपका यूनिट 4 है जिसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बात करेंगे, जिसमें हम 8 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से 8 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे, क्या उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, किस तरीके से इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक बिजनेस के अंदर हम हेल्प कर सकते हैं रन करने के लिए। जैसे कि आपका हो गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट्स भी दिए गए हैं इसके अंदर। उसके अलावा हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए और क्या ड्यूरेशन होता है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनने के लिए। उसी में हम रेशियो एनालिसिस की बात करेंगे। रेशियो एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर रेशियो एनालिसिस किससे हेल्प करता है? वहां के एम्प्लॉयज को कर सकता है, एम्प्लॉयर्स को कर सकता है, शेयर होल्डर्स को कर सकता है, इवन दो गवर्नमेंट को भी कर सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस की बात करेंगे, किस तरीके से ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं एक दूसरे से, क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम मैनेज करके चलेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कंसेप्ट पे उसके बात करेंगे क्या क्या एक कंसेप्ट हम पढ़ सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरीज हैं, कौन कौन से थ्योरीज है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर में, जैसे कि नेट इनकम अप्रोच हो गया, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हो गया। इन सब थ्योरीज को कवर करेंगे, ये सब थ्योरीज क्यों इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के अंदर और ये किस तरीके से डिफरेंट है एक दूसरे थ्योरीज के अंदर। उसके अलावा हम उसके लिमिटेशंस को भी पढ़ेंगे कि क्या लिमिट्स है इन सारे थ्योरीज के। उसके अलावा कैपिटल सोर्सेस एंड फाइनेंस की। अब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा ओनर अपने सेविंग से लाए, दैट्स नॉट माइट बी पॉसिबल फॉर समवन। तो उसके लिए वो कहीं से कैपिटल को रेज कर रहा है मार्केट में आकर, तो उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। कहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बिल्ड हो रही है तो वो फाइनेंस को, अपने फाइनेंशियल सोर्सेस को रेज कर सकती है, कहाँ से उसे हेल्प मिल सकता है। बजट और बजटिंग कंट्रोल को पढ़ेंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है तो उसके अपने कुछ बजट्स होते हैं, उन बजट्स को देखेंगे किस तरीके से वो बजट को प्रिपेयर करती है, किस टाइप्स के बजट होते हैं। अब हो सकता है स्टैटिक बजट होता है जो कि एक फिक्स्ड बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट भी हो सकता है, जीरो बजटिंग भी हमें पढ़ना है जो कि हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बजट को स्क्रैच से भी उठाया जा सकता है। नेक्स्ट हो गया आपका टाइप्स एंड प्रोसेस। यहाँ देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग, यहाँ पे ही ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग जो कि एक स्क्रैच से स्टार्ट होता है। लिवरेजेस को कवर करेंगे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है और वो जो भी पैसे बाहर से उठा रहे, क्या लिवरेज है उनपे, क्या रेशियोज होते हैं उनके लिवरेज रेशियोज को, कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। इन सब के अपने एक फॉर्मूला है और इन फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इंडिफरेंस लेवल क्या होता है, इनको डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें, थ्योरीज, जो भी अप्रोचेस हैं, इन सब को हम इस यूनिट के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। अब जो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया,
जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस की बात होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को रन करते समय ऐसा भी एक कंडीशन या सिचुएशन आ सकता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन ना ही प्रॉफिट में है और ना ही लॉस में है, मतलब उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया उन्हें उतना ही मिल रहा है। तो दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। तो वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हो। ठीक है, चलिए यूनिट 5 को अब डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 5 में हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ना है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है दैट इज योर कैंप मॉडल, जिससे हर बार क्वेश्चंस देखा गया है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। उस पर हम डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें डिविडेंड्स को कवर करेंगे, क्या क्या टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से एक एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, क्या पॉलिसीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिविडेंड देने के, उनको कवर करेंगे। डेरिवेटिव्स को देखेंगे, उसमें किस टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं, अमेरिकन हो गए, यूरोपियन डेरिवेटिव्स, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम। उसके अलावा हम बात करें यूनिट 7, यूनिट 7 में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को कवर करेंगे। आखिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या क्या मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। कौन से 7S फ्रेमवर्क मैकेंजी ने दिया है जो बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन करने के लिए। सॉर्ट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टूल्स आते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। कौन कौन से अप्रोचेज हैं उनको पढ़ेंगे हम इसके अंदर। मार्केटिंग कंसेप्ट भी हमें इसी के अंदर पढ़ना है, जिसमें हम बताएंगे कि मार्केटिंग के कौन कौन से 5 कंसेप्ट हैं जो डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन या प्रोडक्ट कंसेप्ट हो गए, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके अलावा हम देखें तो मार्केट सेगमेंटेशन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी लगभग हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखा गया है, या तो सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग या टारगेटिंग ट्विस्ट करके वो क्वेश्चंस हमेशा इससे फॉर्म करते ही हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये तीनों किस तरीके से मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, और किस तरीके से कस्टमर्स के माइंड में एक ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड के लिए हम अपना इमेज फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें हम यूनिट 7 की, उसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर्स और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर की बात करेंगे। अब यूनिट 7 में देखा जाए तो लगभग एग्जाम में कंज्यूमर बिहेवियर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है। हमें कंज्यूमर बिहेवियर को डिटेल में कवर करते हुए चलना होगा कि क्या ट्रेडिशनल टेक्निक्स रह चुके हैं और क्या कंटेम्प्ररी मॉडल्स आए हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, और वो सारे मॉडल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक दो मॉडल्स नहीं है, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हमें कवर करने हैं। ब्रांड मैनेजमेंट की बात करेंगे, किस तरीके से ब्रांड जो है वो एक रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में या उसके इमेज बिल्डिंग में, उसको हम देखेंगे। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करेंगे, किस तरीके से लॉजिस्टिक जो है वो एक ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी, जबकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका बिल्कुल ही बिल्कुल न्यू कंसेप्ट आ गया, जो कि दोनों एक दूसरे से अलग है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हुए इसके कंसेप्ट को समझेंगे। सर्विस मार्केटिंग को समझेंगे, किस तरीके से मार्केट के अंदर, अब मार्केटिंग है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज हो, वहां पे सर्विस एक्सचेंज भी होता है, तो उसको भी हम समझेंगे किस तरीके से हम मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विस दोनों को लेकर चलते हैं। रिटेल मार्केटिंग की बात करेंगे, क्या क्या डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स हो सकते हैं आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने के लिए, उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करेंगे, किस किस टाइप के एंट्री मोड्स हो सकते हैं, या हो सकते हैं ऑटोमेटिक मोड्स हो एंट्री का, या हो सकता है गवर्नमेंट मोड हो, तो इन सारे मोड्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, डू नॉट वरी। और प्लानिंग एंड मार्केटिंग मिक्स की बात करेंगे कि कौन कौन से प्लानिंग एंड मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या अप्रोचेस हैं, या फिर इसमें क्या मेथड्स यूज होते हैं हमारे। उसके अलावा हम यूनिट 8 की बात करें, उसमें स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, ऑपरेशनल मैनेजमेट की बात करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे किस तरीके से हो सकता है, कोरिलेशन रिग्रेशन का हम डिफरेंशिएशन देखेंगे, उसमें हम चीजों को इस तरीके से लेकर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करती है उसको देखेंगे, किस तरीके से अरिथमेटिक मीन, क्वार्टाइल डेविएशंस हम थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग देखेंगे, डेटा कलेक्शंस के टेक्निक्स देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, इन सारी चीजों को कवर करेंगे, क्या क्या मोड्स हो सकते हैं इनके, उनको देखते हुए चलेंगे। शेड्यूलिंग देखेंगे, जैसे लोडिंग, सीक्वेंसिंग, मॉनिटरिंग अपने आप में एक बहुत टर्म है जिसको हम आगे आने वाले यूनिट्स में कवर करेंगे कि इनके अंदर क्या होता है। ऑपरेशन, रिसर्च एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं। उसके अलावा यूनिट 9 की बात करें तो उसमें हम इंटरनेशनल बिजनेस को देखेंगे। अब बिजनेस रन कर रही है तो इट माइट बी कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मैनेज करके हमें चलना होगा, तो इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस हमें हेल्प कर रही है या क्या एक चेंजेस ला रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हम देखेंगे।
इसमें हम एफडीआई पे फोकस करेंगे कि एफडीआई के क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हो सकते हैं जिसके कारण हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को बाहर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हम जिसे बोलते हैं, जिसमें कि हमारा आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है। इन टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को हम कवर करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे होते हैं जो कि किस तरीके से एक रोल प्ले करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें कि WTO के फंक्शंस को डिटेल में कवर करते हुए चलना है, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस किस तरीके से IMF इंडिया से एसोसिएटेड है, इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा हम बात करें यूनिट 10 की, तो उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप पे मेन फोकस रखते हैं कि किस किस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो सकते हैं। जैसे कि आपके हो गए इनक्यूबेटिव एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। अब इनके इंक्यूबेटिव आर दो जो कि न्यू आइडियाज लाने में हेल्प करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन सब चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को देखेंगे कि वुमेन का क्या रोल प्ले हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में, किस तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, जैसे नबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, सिडबी बैंक, इन सब इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है वुमेन को बिल्ड करने में, वुमेन के स्टार्टअप्स को बिल्ड करने में। इसके अलावा हम इसमें और भी चीजें हैं जैसे कि माइक्रो स्मॉल MSMED हो गए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके फंक्शंस को देखेंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया है, किस तरीके से फाइनेंशियल हेल्प के लिए इसको लाया गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और इसमें हम देखेंगे क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो वुमेन को स्पेसिफिकली हेल्प आउट कर रही है उनके करियर को बिल्ड करने में, उन्हें इंडिपेंडेंट बनने में। So that's all about this today's session. Hope you are enjoyed this session. Next we will connect on the unit 1 of the management. So stay connected with the Netwala Bhaiya YouTube platform.